तो ये स्टार्ट करते हैं अपन होमवर्क डिस्कशन ऑफ लेक्चर थर्ड। तो लास्ट टाइम में जो डिस्कशन दिया था उसका जो होमवर्क दिया था उसका डिस्कशन कर लेते हैं। सेक्शन बी सी दिए थे अपन एक्सरसाइज वन पार्ट टू का। तो एक्सरसाइज वन पार्ट वन का सेक्शन बी डिस्कस कर रहा हूँ मैं। और सेक्शन बी के अंदर अगर बी वन सवाल की बात की जाए, आपको यहाँ पे हेमोग्लोबिन दे रखा है जिसका मोलिकुलर मास आपको दे रखा है 89600 AMU। ये आपका मोलिकुलर मास है। मोलिकुलर मास का मतलब ये होता है कि एक सिंगल मोलिक्यूल का मास इतना होगा। और आपको ये भी दे रखा है कि इसके अंदर आयरन का जो वेट परसेंटेज है वो 0.25% है। मतलब इसका जो टोटल मास होगा उसका 0.25% मास आयरन का मास होगा। तो अगर आयरन का वेट परसेंटेज दे रखा है तो आप वेट ऑफ आयरन निकाल सकते हैं। 0.25% हो जाएगा आपका 0.25/100 इंटू दिस, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 224 AMU। यहाँ पे अपन बात करें एक सिंगल मोलिक्यूल का, क्योंकि एक मोलिक्यूल की वेट की एक मोलिक्यूल का मास इतना था, एक मोलिक्यूल में आयरन का मास इतना आ जाएगा। अब एक मोलिक्यूल में अगर आयरन का मास 224 AMU है, हमसे पूछा रहा है कि आयरन के एटम कितने होंगे। तो अपन यूनिटरी मेथड से देख सकते हैं आयरन का एक सिंगल एटम का मास 56 AMU होता है। अगर 56 AMU के करस्पॉन्डिंग देखें तो आयरन का एक एटम आएगा। तो अगर 224 AMU अगर आयरन का मास है तो आयरन के एटम हो जाएंगे 4। तो इससे हम लोग B1 कर सकते हैं। आयरन का वेट परसेंटेज दे रखा था, आयरन का मास मिल जाएगा, आयरन के मास से आप आयरन के एटम निकाल सकते हैं। हमने एक मोलिक्यूल की ही बात की थी। B2 एक सिंपल सा सवाल है जिसके अंदर आपको यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का वेट परसेंटेज दे रखा था एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो अगर मान लेते हैं कि अगर 100 ग्राम कंपाउंड है तो आपको इनके करस्पॉन्डिंग वेट मिल जाएंगे। ग्राम मोलर मास से डिवाइड कर आप अप्रोक्सीमेटली इनके मोस निकाल सकते हैं। अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन से भी अपना काम चल जाता है। तो अगर आपको इनके मोस मिल चुके हैं तो आप इनके मोस का रेशियो निकाल सकते हैं। मोस का रेशियो अगर देखें, जब इससे से उटपटांग अगर या अजीब से नंबर आते हैं तो जो स्मॉलेस्ट नंबर है आप इससे डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर 2.17 है। इससे अगर आप पूरा डिवाइड कर दें तो ये 2 आएगा, ये अप्रोक्सीमेटली 6 आ जाएगा, और ये 1 तो आ ही जाएगा। तो हमें अप्रोक्सीमेट देखना है। यहाँ पे 2, 6 और 1 आ जाएगा, तो इसका मतलब मोस का रेशियो बोल सकते हैं 2, 6, 1। और हमें मालूम है कि जो मोस का रेशियो होता है वही एटम्स का रेशियो भी होगा। तो अगर मोस का रेशियो 2:6:1 है तो एटम्स का रेशियो भी 2:6:1 होगा। तो एम्पेयर का फॉर्मूला ये हो जाएगा C2H6। एम्पेयर का फॉर्मूला अगर C2H6 होगा तो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा, या तो ये होगा या फिर C4H12O2 हो सकता है। इन जनरल अगर देखें तो मोलिकुलर फॉर्मूला आपका यहाँ पे C2N H6N H6N और ON हो जाएगा। यहाँ पे N आपका 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। इसके हिसाब से अगर मोलिकुलर मास निकालेंगे तो आप कैलकुलेट करके देखेंगे 46N आएगा, और ये मोलिकुलर मास आपको 46 गिवन है। तो यहाँ से आप सिंप्लीफाई करके बोल सकते हैं कि N1 है। N1 है तो यही आपका मोलिकुलर फॉर्मूला भी हो जाएगा। एक बार मोलिकुलर फॉर्मूला मिल जाए फिर आपसे पूछा है कि इस मोलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन के एटम कितने होंगे, तो क्लियरली देख सकते हैं कि एक मोलिक्यूल में आपके 6 एटम होंगे। बात करें अगर अपन B3 प्रॉब्लम का, तो B3 प्रॉब्लम में आपको दे रखा है कि कंपाउंड का एम्पेयर का फॉर्मूला ये है, और आपको ये गिवन है कि 0.25 मोल कंपाउंड के अंदर 1 ग्राम हाइड्रोजन है। तो हमें बताना है कि मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा। तो अगर 0.25 मोल्स में 1 ग्राम हाइड्रोजन है तो क्लियरली बोल सकते हैं कि 1 मोल में 4 ग्राम हाइड्रोजन एटम होंगे। अगर 0.25 में 1 ग्राम हाइड्रोजन तो 1 मोल में 4 ग्राम हाइड्रोजन एटम। और अगर 4 ग्राम हाइड्रोजन एटम है तो इसके करस्पॉन्डिंग मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम हो जाएंगे आपके 4। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का ग्राम मोलर मास हाइड्रोजन एटम का 1 ही होता है। तो 1 मोल में आपके हाइड्रोजन के मोल्स होने चाहिए 4। तो 1 मोल में हाइड्रोजन के मोल्स 4 तभी हो सकते हैं जब एम्पेयर का फॉर्मूला मोलिकुलर फॉर्मूला आपका C2H4O2 हो। क्यों? क्योंकि अगर एम्पेयर का फॉर्मूला ये है तो मोलिकुलर फॉर्मूला या तो ये होता, या फिर C2H4O2 होता, या फिर C3H6O3 होता। अगर ये आपका मोलिकुलर फॉर्मूला होता तो 1 मोल में हाइड्रोजन के एटम्स या हाइड्रोजन के मोल्स 2 होते हैं। अगर ये होगा तो 1 मोल में हाइड्रोजन के मोल्स 4 होंगे, जो कि दे रखा है। तो आप देख सकते हैं डाटा सेटिस्फाई कर जाएगा। और B4 तो सबसे आसान सवाल है। इसमें आपको एक गैसेस मिक्सचर दे रखा है, तीनों के मोल्स रखे हैं 2, 1, 2, टोटल मोल्स रहेंगे 5, CO2 के मोल्स है 2। तो इसका मोल परसेंटेज हो जाएगा 2/5 × 100, दैट इज 40%। तो ये डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। सेक्शन सी की बात करें अगर, क्विकली अपन देखते हैं सारे सवाल। C1 की बात करें अपन, ऑलरेडी रिएक्शन बैलेंस दे रखा है। आपसे पूछा जा रहा है कि 2.76 ग्राम सिल्वर कार्बोनेट के करस्पॉन्डिंग कितना रेसिड्यू मिलेगा। तो सिल्वर कार्बोनेट में आपका ऑलरेडी रिएक्शन दे रखा है। हमें मालूम है कि CO2 गैस उड़ जाएगा, O2 गैस उड़ जाएगा। एक्चुअली सिल्वर ऑक्साइड बनता है, पर सिल्वर ऑक्साइड भी टूट कर आपको बेसिकली सिल्वर ही देता है। सिंस यहाँ पे रिएक्शन आपको दे रखा है तो आपको ज्यादा सोचना नहीं है। CO2 और O2 तो उड़ ही जाएगा गैसेस की फॉर्म में। जो आपका रेसिड्यू बनेगा वो सिर्फ सिल्वर का बनेगा। तो पहला स्टेप होगा, वेट से आप मोस निकाल सकते हैं। मोस रहेंगे 0.01, और फिर आप स्टैचोमेट्री से देख सकते हैं कि 1 के करस्पॉन्डिंग 2, तो 0.01 के करस्पॉन्डिंग 0.02 मोस रहेंगे। तो आपको जो सिल्वर है जो कि रेसिड्यू है इसका मोस आ चुका है, ग्राम मोलर मास से मल्टीप्लाई करके आप इसका वेट निकाल सकते हैं 2.16 ग्राम। C2 की बात करते हैं।
आपके पास एक अनबैलेंस रिएक्शन है, सबसे पहले इसको आप बैलेंस कर सकते हैं। आई थिंक सो बहुत आसान है बैलेंस करना। आयरन 3 लगाकर आप आयरन बैलेंस कर सकते हैं और 4 लगा के आप हाइड्रोजन बैलेंस कर लेंगे। फिर आपसे पूछा है कि कितना वेट आयरन का चाहिए ताकि 18 ग्राम स्टीम आपका कन्वर्ट हो जाए। तो 18 ग्राम स्टीम के करस्पॉन्डिंग मोल्स जाएंगे 1। स्टैचोमेट्री से देख सकते हैं कि इसके 4 मोल्स अब कंज्यूम होते हैं, तो इसके 3 मोल कंज्यूम होते हैं। तो इसका जब 1 मोल कंज्यूम होगा तो इसके 3/4 मोल कंज्यूम होंगे। तो इसके जो मोल कंज्यूम है अगर वो 3/4 है तो ग्राम मोल ऑफ मास से मल्टीप्लाई कर आप वेट भी निकाल सकते हैं, 42 ग्राम हो जाएगा। बात करें अगर सी थर्ड का, अगेन एक अनबैलेंस रिएक्शन है, इसको बैलेंस करना होगा। बैलेंसिंग सिंपल है, मैंने यहाँ पे बैलेंसिंग के लिए क्या करा है, यहाँ पे Cl2 4 क्लोरीन थे तो यहाँ पे मैंने 4 लगा दिया ताकि क्लोरीन बैलेंस हो जाए, और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मैंने 2 लगा दिया है ताकि हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाए। आप पाएंगे कि इसमें ऑक्सीजन भी साइमल्टेनियसली आपका बैलेंस हो चुका है। तो आपके पास एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो चुकी है। MnO2 का अमाउंट दे रखा है 43.5 ग्राम। ग्राम मोल मास इसका 87 होता है, तो मोल्स आप निकालेंगे तो इसके मोल्स रहेंगे हाफ। फिर स्टोइचियोमेट्री लगा सकते हैं, 1 के करस्पॉन्डिंग 4 मोल कंज्यूम होंगे तो हाफ मोल के करस्पॉन्डिंग 2 मोल कंज्यूम होंगे, तो इसके 2 मोल्स हो जाएंगे। और सिंस इसका ग्राम मोल मास 36.5 है तो मोल्स को ग्राम मोल मास से मल्टीप्लाई कर आप वेट निकाल सकते हैं 73 ग्राम। C4 प्रॉब्लम के अंदर हमारे पास ऑस्वाल्ड प्रोसेस है, आपको ये गिवन है और आपसे पूछा रहा है कि इसके अंदर 25.2 ग्राम नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए कितना ग्राम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लगेगा। तो अगेन एक सिंपल सा सवाल है, ग्राम मोल मास इसका 63 होता है, तो मोल्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं, वेट अपॉन ग्राम मोल मास से 0.4 मोल्स जाएंगे, तो इसके 0.4 मोल्स हैं और हमसे पूछा रहा है कि इसका अमाउंट कितना लगेगा, तो पहले इसके मोल्स निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं स्टोइचियोमेट्री से 2 मोल्स के करस्पॉन्डिंग 3 मोल्स कंज्यूम होंगे। अगर इसके 2 मोल्स बनाने हैं तो 3 मोल कंज्यूम होंगे। 1 के करस्पॉन्डिंग 3/2, 0.4 के करस्पॉन्डिंग 3/2 इंटू 0.4 मोल, तो 3/2 इंटू 0.4 मोल अगर देखेंगे तो आ जाएंगे 0.6 मोल्स। तो NO2 गैस का अपने को 0.6 मोल्स चाहिए, एक बार मोल्स आ गए तो ग्राम मोल ऑफ मास से मल्टीप्लाई कर आप वेट निकाल सकते हैं। C5 की बात करें, इसके अंदर आज से पूछा है कि कितना वॉल्यूम ओवरऑल बनेगा जब आप इसको हीट करेंगे अमोनियम नाइट्रेट को 627 डिग्री सेंटीग्रेड पर। रिमेंबर दिस, 627 डिग्री सेंटीग्रेड पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन तो गैसेस होंगे ही, जो पानी होगा वो भी गैसेस के फॉर्म में उड़ जाएगा। तो ये जो टोटल गैसेस बन रहे हैं इसका आपको टोटल वॉल्यूम निकालना है, तो अगर मुझे इनके मोल्स मिल जाए तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो अगेन आपको इसका वेट दे रखा है 16 ग्राम, ग्राम मोल मास 80 है, तो पहले अपन मोल्स निकाल लेते हैं, वेट अपन ग्राम मोल मास कर, तो 16/18 करके आपके मोल्स आएंगे 1/5, और फिर स्टोइचियोमेट्री लगा सकते हैं। तो 2 मोल्स के करस्पॉन्डिंग इसके 2, 1 और 4 मोल्स बनेंगे, तो 1 के करस्पॉन्डिंग 1, हाफ और 2 बनेगा, तो 1/5 के करस्पॉन्डिंग 1/5 बनेगा, इसका 1/10 बनेगा, इसका 2/5 बनेगा। अगर इन सबको ऐड करें, ये आपके मोल्स ऑफ गैसेस हैं, तो मोल्स ऑफ गैसेस अगर देखेंगे तो टोटल मोल्स आपका इन सबका आ जाएगा 7/10 या 0.7। तो आपको मोल्स मिल चुके हैं 0.7, आपको प्रेशर स्पेसिफाई कर रखा है इसके अंदर 0.821, आपको टेम्परेचर स्पेसिफाई कर रहा है 627 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि 900 केल्विन हो जाएगा, और हमें मालूम है मोल्स हमें मालूम है, तो प्रेशर पता है, टेम्परेचर पता है, और पता है, मोल्स हम लोग निकाल चुके हैं। सिंप्लीफाई कर हम लोग वॉल्यूम में निकाल सकते हैं, तो वॉल्यूम में जाएगा आपका 63 लीटर्स। C6 एक बहुत ही सिंपल सवाल है, आपको एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन दे रखा है जहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड आपका कन्वर्ट हो रहा है आपका पायरोफॉस्फोरिक एसिड के अंदर, और आपसे पूछा जा रहा है कि इसका अगर 53.4 ग्राम बनाना है तो इसके करस्पॉन्डिंग फॉस्फोरिक एसिड का वेट कितना लगेगा। तो सीधी सी बात है, इसका ग्राम मोल मास निकाल लीजिए, 178 आता है, वेट पता है, वेट अपॉन ग्राम मोल मास करके आप इसके मोल्स निकाल सकते हैं, 0.3 मोल्स जाएंगे, एंड देन सिंपल स्टोइचियोमेट्री लगाना है। बैलेंस रिएक्शन से आप देख सकते हैं कि 1 के करस्पॉन्डिंग 2 मोल्स रिक्वायर्ड है, तो 1 के लिए 2, 0.3 के करस्पॉन्डिंग 0.6 मोल्स हो जाएंगे। एक बार अगर आपको मोल्स मिल चुके हैं तो मोल्स को आप ग्राम मोल मास से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फॉस्फोरिक एसिड का 98 है, मल्टीप्लाई करके आप वेट निकाल सकते हैं, विच विल बी 58.8 ग्राम, और ये आंसर हो जाएगा। तो एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन बी की बात करें अपन, और इसके अंदर B1 अगर सवाल देखें अपने पास, एम्पेयर का फॉर्मूला में दे रखा है CH2O, और मोलिकुलर मास पूछा जा रहा है, और मोलिकुलर मास गिवन है आपको S120। तो हम देख सकते हैं कि अगर CH2 होगा तो इसी का मल्टीपल आपका मोलिकुलर फॉर्मूला होगा, जिसको हम लिख सकते हैं CnH2nOn, एन आपका 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। तो अगर ये मोलिकुलर फॉर्मूला है तो इसके बेसिस पर अपन मोलिकुलर मास निकाल सकते हैं, 12n + 2n + 16n, या जाएगा 30n, और ये मोलिकुलर मास आपको दे रखा है 120। इससे कि कई एग्जाम्पल देख चुके हैं अपन क्लास के अंदर, तो एन से आपका यहाँ पे वैल्यू 4 हो जाएगा, 4 सब्सटीट्यूट कर आपको मोलिकुलर फॉर्मूला मिल जाएगा। बात करें अगर सेकंड का, सेकंड के अंदर अपने पास एक मोलिकुलर सब्सटेंस है जिसमें 21 कार्बन्स एटम है पर मोलिक्यूल।
तो मॉलिक्यूल ऐसा होगा जिसमें कार्बन के 21 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के कुछ होंगे, ऑक्सीजन के कुछ होंगे, एंड सो ऑन। हमें यहाँ पे पूछा है कि इसका ग्राम मोलर मास कितना होगा, है ना। तो हम एक काम कर लेते हैं कि इसका 1 मोल ले लेते हैं, तो इसके 1 मोल का वेट ग्राम मोलर मास हो जाएगा, और इसके 1 मोल में कार्बन के मोल्स जाएंगे 21। कार्बन के मोल्स अगर 21 होंगे तो वेट ऑफ कार्बन आ जाएगा आपका 21 इंटू ग्राम मोलर मास विच इज 12। तो आपको वेट ऑफ कार्बन मिल चुका है और वेट ऑफ कंपाउंड ग्राम मोलर मास के बराबर है। तो यहाँ पे मैं परसेंटेज ऑफ कार्बन निकाल सकता हूँ। परसेंटेज ऑफ कार्बन कैन बी रिटन एज वेट ऑफ कार्बन अपॉन ग्राम मोलर मास इनटू 100। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन गिवन है, वेट ऑफ कार्बन पता था, यहाँ से आप ग्राम मोलर मास अप्रोक्सीमेटली निकाल सकते हैं। बात करें अगर अपन थर्ड प्रॉब्लम का, ये एक सिंपल सा प्रॉब्लम है जिसके अंदर आपको ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के परसेंटेज दे रखे हैं। अगेन आप 100 ग्राम कंपाउंड मान लें तो आपको करस्पॉन्डिंग वेट मिल जाएंगे, करस्पॉन्डिंग मोल्स मिल जाएंगे, मोल्स के रेशियो जाएंगे, और जो मोल्स का रेशियो होगा वही एटम्स का रेशियो होता है। तो अगर मोल्स का रेशियो 1:2 आएगा तो एटम्स का रेशियो भी 1:2 होगा। तो आपका एम्पेयर का फॉर्मूला NO2 होगा। एम्पेयर का फॉर्मूला अगर NO2 है, इसका अगर मोलर मास देखेंगे तो 46 है, पर एक्चुअली मोलर मास है कितना 92, तो इसका डबल होना चाहिए। एम्पेयर का फॉर्मूला अगर NO2 है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला NO2 हो सकता था, N2O4 हो सकता था, N3O6 हो सकता था, बट सिंस मोलर मास आपको 92 दे रखा है, इसका फॉर्मूला जाएगा N2O4 दे रखे हैं जिनका मास इक्वल दे रखा है और एम्पेयर का फॉर्मूला पूछा है। तो मास अगर W मान लें, एटॉमिक वेट से डिवाइड कर आप अगेन मोल्स निकाल सकते हैं, और मोल्स निकालने के बाद अगेन सिंपल रेशियो ले सकते हैं मोल्स का, और जो मोल्स का सिंपल रेशियो होगा 2:3 जाएगा, वही एटम्स का भी सिंपल रेशियो जाएगा 2:3। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पेयर का फॉर्मूला आपका X2/3 हो जाएगा। इस केस में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को कुछ इन्फॉर्मेशन देने रखा है तो इसी को हम लोग एम्पेयर का फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी मान लेंगे। बात करते हैं सेक्शन सी का। सेक्शन सी के अंदर C1 सिंपल एलिमेंट्री सवाल है अपने पास। C1 के अंदर हमें दे रखा है कि यहाँ पे XS है और P के 8 मोल्स हैं, तो स्टैचोमेट्री से आप देख सकते हैं कि 2 के करस्पॉन्डिंग 1 मोल बनेंगे, तो 8 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे सिंपली 4 मोल्स बन जाएंगे। C2 में आपसे पूछा रहा है कि एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रहा है, तो एल्यूमिनियम कितना यूज होगा अगर ऑक्सीजन के 1.5 मोल्स हैं। तो ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, आप यहाँ पे डायरेक्टली देख सकते हैं कि अगर इसके 3/2 या 1.5 मोल्स होंगे तो इसके 2 मोल कंज्यूम होंगे, और सिंस अपने पास 1.5 मोल्स ही हैं तो इसके 2 मोल कंज्यूम हो जाएंगे, और 2 मोल एल्यूमिनियम के करस्पॉन्डिंग एल्यूमिनियम का वेट आ जाएगा 54 ग्राम। C3 के अंदर अगेन आई होप आपको ये सब क्लियर हो रहा होगा, बेसिक एलिमेंट्री सवाल है। C3 के अंदर अगेन अपने पास एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। आपसे पूछा है कि सल्फ्यूरिक एसिड के अगर 0.01 मोल्स हैं तो CO2 के कितने मोल्स बनेंगे। तो बैलेंस रिएक्शन है, 1 के करस्पॉन्डिंग 1, तो 0.01 के करस्पॉन्डिंग 0.01 मोल्स बनेंगे CO2 के। मोल्स ऑफ CO2 आ चुका है 0.01। कंडीशन STP है, 1 मोल 22.7 लीटर ऑक्यूपाई करता है, तो 0.01 के करस्पॉन्डिंग इंटू 22.7 का कर आपको वॉल्यूम मिल जाएगा 0.227 लीटर्स। C4 में आपसे पूछा रहा था कि 11.2 लीटर्स ऑक्सीजन लाने के लिए आपको कितना KClO3 लगेगा। तो कंडीशन से देखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड 1 atm, जहाँ पे हमें मालूम है कि 1 मोल के करस्पॉन्डिंग 22.4 लीटर्स होता है, तो अगर 1 मोल में 22.4 लीटर्स होगा तो 11.2 लीटर्स के करस्पॉन्डिंग हाफ मोल्स होंगे। ये बैलेंस रिएक्शन है। आप देख सकते हैं कि 3/2 मोल्स के लिए 1 मोल कंज्यूम होगा, तो हाफ के लिए 1/3 मोल कंज्यूम होगा। दैट वाज C4। C5 के अंदर हमसे पूछा रहा है कि 2.2 ग्राम प्रोपेन के करस्पॉन्डिंग कितना वॉल्यूम O2 कंज्यूम होगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे 2.2 ग्राम अपने पास C3H8 है, ग्राम मोलर मास 44 है, तो आप इसके मोल्स निकाल सकते हैं 1/20 मोल्स, एंड डायरेक्टली अपन स्टैचोमेट्री बोल सकते हैं कि 1 के करस्पॉन्डिंग 5, तो 1/20 के करस्पॉन्डिंग 5/20 मतलब 1/4 मोल O2 होंगे, और मोल्स O2 है आपके 1/4, और कंडीशंस आपको दे रखी है 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 बार 1 atm प्रेशर, जिसके करस्पॉन्डिंग 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर्स, तो 1/4 का हो जाएगा 1/4 इंटू 22.4 विच इज 5.6 लीटर्स। एंड NC6 आपसे पूछा रहा था कि 9.85 ग्राम बेरियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करके कितना वॉल्यूम CO2 का मिलेगा। तो अगेन आप मोल्स निकाल सकते हैं, ग्राम मोलर मास 197 है, मोल्स जाएंगे 0.05। अब 1 के करस्पॉन्डिंग 1 मोल बनेगा, तो 0.05 के करस्पॉन्डिंग 0.05 मोल्स बन जाएंगे CO2 के। कंडीशंस SCP है, 1 मोल का वॉल्यूम 22.7 लीटर्स होता है, तो 0.05 का वॉल्यूम 0.05 इंटू 22.7 आ जाएगा, इससे आपका आंसर आ जाएगा। एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 मैच द कॉलम। ये काफी स्ट्रेटफॉरवर्ड मैच द कॉलम है, पर इसमें एक ही पार्ट जो थोड़ा सा ट्रिकी है वो पार्ट में डिस्कस कर रहा हूँ, पार्ट बी। अगर आपको A, C या D में कोई भी ऑप्शन है तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, मैं डिस्कस कर लूँगा। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सेक्शन पार्ट बी का, तो वो डिस्कस कर सकते हैं अपन। तो पार्ट बी के अंदर हमारे पास CXHYO2 ये कंपाउंड है। ये कैसे है, बेसिकली एक कंपाउंड अपने पास में कार्बन है, हाइड्रोजन है, और O2 इसलिए क्योंकि आपको यहाँ पे दे रखा है कि पर मॉलिक्यूल 2 ऑक्सीजन एटम है।
तो यहाँ पे अपन x कार्बन मान लेते हैं, y हाइड्रोजन मान लेते हैं, और सिंस आपको गिवन है कि एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम है तो फॉर्मूला हो जाएगा ये, और इसका कंबशन से आपको CO2 रेस्टो मिल रहा है। मान लेते हैं इसका ग्राम मोलर मास m है, तो इसके जो मोल्स रहेंगे वो 0.3/m हो जाएंगे, और स्टोइचियोमेट्री से बोल सकते हैं कि 1 के करस्पॉन्डिंग x, तो 0.3/m के करस्पॉन्डिंग 0.3/m x, और इसके 1 के करस्पॉन्डिंग y/2, तो 0.3m के करस्पॉन्डिंग 0.3m इंटू y/2, इतने मोल्स इसके बनेंगे और इतने मोल्स इसके बनेंगे। और आपको ये गिवन है कि इसका 0.18 ग्राम और इसका भी 0.44 ग्राम दे रखा है, तो आप इनके मोल्स देख सकते हैं कि इसके मोल्स 0.01 होंगे, इसके मोल्स भी 0.01 होंगे, तो मोल्स को 0.01 से इक्वेट कर सकते हैं। यहाँ से आप x और y निकाल सकते हैं, और x और y का रेशियो जब निकालेंगे तो x और y का रेशियो आएगा 1:2। अगर x और y का रेशियो 1:2 होगा, इसका मतलब ये जो एटम्स होंगे 1:2 के रेशियो में होंगे। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि अगर ये CX है तो H हो जाएगा आपका 2x और O2, राइट। अगर मैं x मिल जाए तो अपना फॉर्मूला जाएगा। अब यहाँ से अगर सपोज मैं मोल्स ऑफ कार्बन निकालूं तो मोल्स ऑफ कार्बन होंगे कितने, सपोज मोल्स ऑफ कार्बन अगर निकालना चाहें तो अपन मोल्स ऑफ कार्बन निकाल सकते हैं। इसका वेट दे रखा आपको 0.3 ग्राम और 0.3 ग्राम, और इसका ग्राम मोलर मास हो जाएगा 12x प्लस 2x प्लस 32, तो 0.3/12x प्लस 2x प्लस 32, ये जो होगा ये होगा बेसिकली इसके मोल्स, और इसके जितने मोल्स होंगे इनटू x टाइम्स ये होंगे मोल्स ऑफ कार्बन, राइट। तो ये आपके मोल्स ऑफ कार्बन है, और इस मोल्स ऑफ कार्बन को आप 0.01 से इक्वेट कर सकते हैं। ये कैसे, आप देख सकते हैं यहाँ पे CO2 के मोल्स 0.01 थे, अगर CO2 के मोल्स 0.01 होंगे तो यहाँ पे जो कार्बन होगा उसके मोल्स भी 0.01 होंगे, जितने मोल्स CO2 के उतने मोल्स कार्बन के। और ये जो 0.01 मोल्स कार्बन है, ये कार्बन आएगा कहाँ से, ये आएगा यहीं से। तो अगर आपको फाइनली 0.01 मोल्स मिल रहे हैं कार्बन के, तो आपके पास जो इनिशियली मोल्स ऑफ कार्बन होंगे वो भी 0.01 होंगे। तो यहाँ पे अपन ने मोल्स ऑफ कार्बन निकाला और उसको मैं 0.01 से इक्वेट कर रहा हूँ। 0.01 से इक्वेट कर कर आप यहाँ पे x निकाल सकते हैं, x आएगा 2, और अगर x 2 हो जाएगा तो आपका जो मोलिकुलर फॉर्मूला हो जाएगा वो जाएगा आपका, यहाँ से आप देख सकते हैं, तो इट विल बी C2H4O2। ये मोलिकुलर फॉर्मूला है, एम्पेयर का फॉर्मूला वगैरह बाकी चीज भी आप इसमें निकाल सकते हैं। तो लॉजिक ये था इसमें कि सबसे पहले आपने कार्बन हाइड्रोजन का एटम्स का रेशियो निकाला, 0.3 के करस्पॉन्डिंग आपने देखा इसके मोल्स इतने होंगे, इसके मोल्स इतने होंगे, इनके मोल्स आपको गिवन थे 0.01 एक्स और वाई का रेशियो आप निकाल सकते हैं 1:2। एक्स और वाई का रेशियो निकालने पर आप बोल सकते हैं कि मोलिकुलर फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा। और फिर मैंने मोल्स ऑफ कार्बन इक्वेट करे। मोल्स ऑफ कार्बन इक्वेट कैसे करें भाई, CO2 के मोल्स 0.01 है तो मोल्स ऑफ कार्बन यहाँ पे आएंगे 0.01, और मोल्स ऑफ कार्बन यहां से अगर निकालेंगे कैसे निकालेंगे, तो 0.3 ग्राम आपको वेट दे रखा है, तो 0.3 अपॉन ग्राम मोलर मास, ग्राम मोलर मास रहेगा इसका दिस, तो 0.3 अपॉन ग्राम मोलर मास ये इसके मोल्स होंगे, इसके जितने मोल्स होंगे इनटू x टाइम्स करके आपको मोल्स ऑफ कार्बन मिलेंगे। तो ये मोल्स ऑफ कार्बन है, उसको 0.01 से आप इक्वेट कर सकते हैं। यहाँ से आप x निकाल कर x का वैल्यू निकाल सकते हैं 2, x का वैल्यू अगर मिल जाएगा तो आपको मोलिकुलर फॉर्मूला मिल जाएगा। तो ये इसके अंदर डिस्कस करने लायक था। बाकी A C स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें आपको परसेंटेज बाय वेट दे रखा है, जिसको यूज कर आप मोलिकुलर फॉर्मूला निकाल एम्पेयर का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, और जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रखा है उसका इजीली मोलिकुलर फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। ऑप्शन डी के अंदर हाइड्रोकार्बन है, 10.5 ग्राम कार्बन पर ग्राम हाइड्रोजन दे रखा है। इसका मतलब अगर मैं हाइड्रोजन का वेट 1 ग्राम मान लूं तो कार्बन का वेट 10.5 ग्राम आ जाएगा। अगेन कार्बन और हाइड्रोजन के अगर वेट पता है तो उनके मोल्स पता है, उनके मोल्स के रेशियो से आपको एम्पेयर का फॉर्मूला मिल जाएगा। वेपर डेंसिटी आपको 46 दे रखी है, वेपर डेंसिटी मोलर मास का आधा होता है, तो वेपर डेंसिटी अगर 46 है तो मोलर मास आपका 92 होगा। अगेन इसको यूज कर आप मोलिकुलर फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। तो अगेन कोई दिक्कत है डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। बाकी जो मेजर पार्ट था इसके अंदर जो डिस्कस करने लायक था वो आपका पार्ट बी था, ये हमने देखा। इन सेकंड प्रॉब्लम वी हैव बीन गिवन 64 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस 64 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आपको दे रखा है कि कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। और कार्बन का वेट आपको दे रखा है 24 ग्राम्स, हाइड्रोजन का वेट दे रखा है आपको 8 ग्राम्स, और ऑक्सीजन का वेट आपको रिमेनिंग वेट ऑक्सीजन का है, तो ऑक्सीजन का वेट कितना आएगा, तो 24 प्लस 8 32, तो आउट ऑफ 64 अगर 32 इसका वेट है तो इनका वेट भी 32 ग्राम होगा। एक बार अगर मुझे एटम्स का वेट मिल चुका है तो मैं इनके करस्पॉन्डिंग मोल्स निकाल सकता हूँ। कार्बन के मोल्स आएंगे वेट अपॉन ग्राम मोलर मास विच इज 2, इसमें हो जाएगा 8 क्योंकि ग्राम मोलर मास 1 है, इसका ग्राम मोलर मास 16 होता है तो इसके मोल्स जाएंगे अगेन 2। तो यहाँ पर अगर मैं एम्पेयर का फॉर्मूला CXHY OZ बोलता हूँ तो हम बोल सकते हैं कि X रेशियो Y रेशियो Z, दिस इज नथिंग बट रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर अगर रेशियो को सिंप्लीफाई करें तो 2:8:2,
विच इज 1:4:1। तो यहाँ पर जो मोल्स का रेशियो होगा, सिंपल रेशियो होगा 1:4:1 होगा, और जो मोल्स का सिंपल रेशियो होता है वही एटम्स का भी सिंपल रेशियो होता है। तो एक्स वाई और जेड का सिंपल रेशियो 1:4:1 होगा। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो एम्पेयर का फॉर्मूला होगा ये रहेगा आपका CH4O। ये इसके अंदर आपसे पूछा रहा था। थर्ड प्रॉब्लम काफी आसान है। हमें एक कॉम्प्लेक्स एक बड़ा सा मॉलिक्यूल दे रखा है जिसका नाम दे रखा है मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जिसका फॉर्मूला आपको ये दे रखा है, और हमसे सिंपली ये पूछा जा रहा है कि इसके अंदर कितना परसेंटेज सोडियम होगा। तो एक काम कर लेते हैं, इस फॉर्मूले को हम स्ट्रक्चर को हम लोग फॉर्मूले के फॉर्मूले लिख लेते हैं। तो ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इसका अगर आप ग्राम मोलर मास निकालेंगे एक मोल का तो 169 ग्राम आएगा। और अगर इसका एक मोल का देखा जाए, एक मोल के अंदर सोडियम के मोल्स कितने आएंगे, तो इसके 1 मोल के अंदर सोडियम के मोल्स भी 1 आ जाएंगे। तो वेट ऑफ सोडियम में जाएगा 23 ग्राम्स। तो एक मोल अगर लेता हूं तो उसका वेट 169 ग्राम्स होगा। सोडियम का मोल 1 हो जाएगा, वेट ऑफ सोडियम 23 ग्राम होगा। आपको वेट ऑफ सोडियम भी मालूम है, आपको वेट ऑफ कंपाउंड भी मालूम है। तो वेट ऑफ सोडियम अपॉन वेट ऑफ कंपाउंड इनटू 100 इनडायरेक्टली आपको दे देगा इसका percentage of sodium weight wise. In fourth problem, we have been given the early energy requirement of an astronaut can be satisfied by energy released when 34 grams sucrose is burned in body. So how many grams of oxygen would be needed to carry space capsule to meet its requirement for 1 day? मतलब इसके बोला जा रहा है कि अगर एनर्जी चाहिए तो सुक्रोज के कंबशन से हम लोग एनर्जी ऑब्टेन करेंगे, और 34 ग्राम सुक्रोज का कंबशन नेसेसरी होगा अगर 1 घंटे एनर्जी चाहिए तो, या 1 घंटे की एनर्जी के करस्पॉन्डिंग 34 ग्राम सुक्रोज हमें बर्न करना होगा। तो अगर मैं 1 दिन के लिए एनर्जी चाहिए तो कितना सुक्रोज बर्न करना होगा और इसके करस्पॉन्डिंग कितने ग्राम ऑक्सीजन हमें यूज करने होंगे, तो ये पूछा रहा है। तो सबसे पहले तो देख सकते हैं कि सुक्रोज का जो कंबशन होगा वो होगा कैसे। तो किसी भी हाइड्रोकार्बन का या किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इसका अगर आप कंबशन कराएंगे तो कंबशन कराने पर आपको यहाँ पे CO2 गैस और H2O लिक्विड ही मिलेगा। रिएक्शन को अगर मैं बैलेंस करूं तो 12 ग्राम कार्बन के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे 12 आ जाएगा। हाइड्रोजन को अगर बैलेंस करें 22 है तो यहाँ पे 11 आ जाएगा। 11 ऑक्सीजन यहाँ पे है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पर 24 है तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। इससे से आप रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि 34 ग्राम सुक्रोज का कंबशन नेसेसरी है फॉर 1 आवर रिक्वायरमेंट। 1 घंटे की रिक्वायरमेंट के लिए 34 ग्राम सुक्रोज चाहिए। तो पर डे रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर देखें तो कितना रिक्वायर्ड होगा, तो अगर 1 आवर के करस्पॉन्डिंग 34 ग्राम सुक्रोज चाहिए तो 24 आवर्स या 1 डे के हिसाब से आपको रिक्वायर्ड होगा इतना ग्राम सुक्रोज। तो 1 आवर के करस्पॉन्डिंग 34 ग्राम और 1 डे के हिसाब से इतना ग्राम सुक्रोज हमें रिक्वायर्ड होगा। अगर हमें वेट ऑफ सुक्रोज मिल चुका है पर डे के हिसाब से, तो हम लोग ग्राम मोलर मास जो कि इसका 342 होता है डिवाइड कर इसके मोल्स में निकाल सकते हैं। तो पर डे के हिसाब से इतने मोल्स सुक्रोज का कॉम्बिनेशन होगा या कंबशन होगा। हमसे पूछा रहा है कि इसके करस्पॉन्डिंग कितना वेट O2 लगेगा। तो आप क्लियरली देख सकते हैं स्टैचोमेट्री से 1 मोल के करस्पॉन्डिंग 12 मोल O2 कंबशन होता है। तो 34 इंटू 24 अपॉन 342 इतने मोल्स के करस्पॉन्डिंग जो मोल्स ऑफ O2 कंज्यूम होंगे वो हो जाएंगे 12 इंटू 34 इंटू 24 अपॉन 342। इतने मोल्स O2 का कंबशन हो रहा है। अगर मोल्स ऑफ O2 मिल चुका है तो वेट ऑफ O2 भी मिल जाएगा। वेट ऑफ O2 हो जाएगा आपका दिस इंटू ग्राम मोलर मास। तो दिस इज 12 इंटू 34 इंटू 24 अपॉन 342 इंटू ग्राम मोलर मास ऑफ O2 इज 32। इतना ग्राम O2 हमें रिक्वायर्ड होगा जो हमसे पूछा इसके अंदर जा रहा है। इन सेकेंड प्रॉब्लम वी हैव बीन गिवन अ ऑर्गेनिक कंपाउंड which contains carbon, hydrogen, oxygen and sulfur, and the weight percentage of hydrogen is 7.7 and the weight ratio of carbon, oxygen, sulfur is 3:2:4 and we need to determine minimum possible molar mass। देखिए क्या बोल रहा है। तो आपके पास एक कंपाउंड है, इसके अंदर आपके पास हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है और सल्फर है। आपको हाइड्रोजन का वेट परसेंट दे रखा है और ऑक्सीजन, कार्बन और सल्फर का वेट रेशियो दे रखा है। तो एक काम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास 100 ग्राम कंपाउंड है। अगर 100 ग्राम कंपाउंड मान लें तो भाई हाइड्रोजन का वेट हो जाएगा 7.7 ग्राम, क्योंकि ऑलरेडी गिवन है आपको 7.7%, और कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर इसका वेट रेशियो 3:2:4 दे रखा है। तो अगर इसका वेट में 3x मान लूं, 3x ग्राम, तो इसका वेट हो जाएगा आपका 2x ग्राम।
और इसका वेट हो जाएगा आपका 4x ग्राम, राइट। अगर x मिल जाए तो टोटल वेट निकाल सकते हैं, x मिल जाए तो इंडिविजुअल वेट निकाल सकते हैं। और x कैसे मिलेगा? अगर इन सबको ऐड कर दें तो टोटल वेट हो जाएगा आपका दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये हो जाएगा आपका 9x प्लस 7.7, और ये गिवन है आपको एज 100। तो सिंप्लीफाई करने पे आपका x जाएगा 100 माइनस 7.7 विच इज 92.3 अपॉन 9। इसको अगर आप अप्रोक्सीमेटली लिखेंगे तो ये 10.25 के आसपास आएगा, देख लेना। तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा आपको यहाँ से। और अब अगर सपोज मुझे एक्स वैल्यू मिल चुका है तो यहाँ पे मैं इंडिविजुअल वेट लिख सकता हूँ, और वेट के साथ मैं इंडिविजुअल मोल्स भी निकाल सकता हूँ। तो अगर मोल्स निकालें तो हाइड्रोजन के मोल्स तो 7.7 अपॉन 1 हो जाएगा विच इज 7.7। ये हो जाएगा आपका 3x बाय 12, 3x बाय 12 हो जाएगा आपका बेसिकली x बाय 4, राइट। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का हो जाएगा 2x बाय 32, 2x बाय 32 इज बेसिकली x बाय 2x बाय 16 आएगा इसका ग्राम मोल मास, दिस इज x बाय 8। सल्फर की बात करें तो हो जाएगा आपका 4x बाय 32 विच इज अगेन x बाय 8। x हमें दे रखा है 10.25, तो अगर ये देखें अपन तो दिस इज 10.25 अपॉन 8, ये अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 1.3 के आसपास आएगा। तो ये भी 1.3 के आसपास आ जाएगा, ये उसका डबल है तो ये आपका अराउंड 2.6 के आसपास आएगा। तो अगर मैं फॉर्मूला मानता हूँ कि कार्बन का अपना मतलब ऐसे ये जो कंपाउंड है, अगर इसका फॉर्मूला में CpHQ OR और SS निकालूं तो जो एटम्स का रेशियो होता है वो मोल्स के रेशियो के बराबर होता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि P रेशियो, Q रेशियो, R रेशियो, S रेशियो, दिस इज मोल्स ऑफ कार्बन रेशियो, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रेशियो, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रेशियो, मोल्स ऑफ सल्फर। तो दिस इज कार्बन का आपका 2.6 है, हाइड्रोजन का आपका 7.7 के आसपास है, दिस इज 1.3, दिस इज 1.3। 1.3 से अगर अपन डिवाइड कर दें इसको तो जाएगा 2, 1.3 से अगर डिवाइड करें तो अप्रॉक्सीमेटली 6 जाएगा, 5.9 समथिंग आएगा, इसको अप्रॉक्सीमेटली मैं 6 लिख रहा हूँ। तो दिस इज 2:6:1:1। तो जो एटम्स का रेशियो आएगा वो 2:6:1:1 आएगा। और अगर एटम्स का रेशियो ये है तो मैं बोल सकता हूँ कि आपका जो फॉर्मूला होगा वो जाएगा C2H6OS। दिस इज एम्पेयर का फॉर्मूला। नाउ अगर एम्पेयर का फॉर्मूला ये है तो एम्पेयर का फॉर्मूला क्या होगा, सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? एम्पेयर का फॉर्मूला होगा C2H6OS है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या तो यही हो सकता है या फिर हो सकता है C4H12O2S2 या C6H18O3S3। तो इससे हम देख सकते हैं इस तरह के आपके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएंगे। बट जैसे जैसे आप ये नंबर बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे या एटम्स बढ़ते जाएंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी या मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ता जाएगा। हमें अगर मॉलिक्यूलर मास को मिनिमाइज करना है तो एम्पेयर का फॉर्मूला जो होगा उसी को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ले लेते हैं। अगर एम्पेयर का फॉर्मूला ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाए तो मोलर मास आपका मिनिमम हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि यही एम्पेयर का फॉर्मूला ही आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका मल्टीपल होता, जैसे C4H12O2S2 ऐसा होता, मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ता चला जाता। तो मोलर मास को मिनिमाइज करने के लिए एम्पेयर का फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ले लेते हैं, तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा। और अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही है तो हम लोग इसका ग्राम मोलर मास भी निकाल सकते हैं। तो इसका ग्राम मोलर मास हो जाएगा, दिस इज C2H6 30 30 प्लस 16 प्लस 32 which is 48. तो 30 plus 48 that will come out to be 78. 78 will be the final answer. आइए बात करते हैं हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट का। अबाउट लिमिटिंग रिएजेंट वी कैन से लिमिटिंग रिएजेंट is a reactant which is consumed first and we can also say the reactant which is
left behind is called excess reagent, and the amount of product form will depend upon amount of LR लिमिटिंग रिएजेंट। ये 3 पॉइंट्स हैं, एक एक करके अपन इन तीनों को समझते हैं। तो लिमिटिंग रिएजेंट की बात हो रही है, एक ऐसा रिएक्टेंट जो सबसे पहले कंज्यूम होगा उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लो हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें कंपाउंड ए बी के साथ कंबाइन कर लेट्स से आपको सी दे रहा है, कंपाउंड ए बी के साथ रिएक्ट कर सी दे रहा है, और मान लेते हैं कि टी इक्वल टू 0 पर इनिशियली हमारे पास इसके 2 मोल्स हैं और बी का हमारे पास लेट से 1 मोल है। तो हमें बताना है कि इसके अंदर लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा और एक्सेस रिएजेंट कौन होगा और सी के कितने मोल्स बनेंगे। एक्चुअली होता क्या है, व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट? कोई भी रिएक्शन तब तक होगा जब तक हमारे पास रिएक्टेंट रहेंगे। अगर ए और बी दोनों रहेंगे तो रिएक्शन चलता जाएगा और प्रोडक्ट बनता जाएगा, सी बनता जाएगा। तो कोई भी रिएक्टेंट ऐसा जो कंज्यूम हो जाए पहले, अगर मान लो ए और बी में से अगर कोई भी खत्म हो जाता है तो जैसे ही कोई भी रिएक्टेंट खत्म होगा आपका रिएक्शन तुरंत स्टॉप हो जाएगा और जितना प्रोडक्ट बनना था उतना बन चुका होगा, उसके बाद प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो अगर हमारे पास ए प्लस बी गिविंग सी है तो जब तक ए और बी दोनों रहेंगे तब तक ये रिएक्शन चलता रहेगा। अगर ए कंज्यूम हो जाएगा तब भी रिएक्शन खत्म हो जाएगा, अगर बी कंज्यूम हो जाएगा तब भी रिएक्शन खत्म हो जाएगा। तो इन दोनों में से जो भी खत्म होगा उसके थ्रू, मतलब जो भी खत्म होगा तभी रिएक्शन आपका खत्म हो जाएगा। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा कौन? ये वो रिएक्टेंट होता है सबसे पहले कंज्यूम होगा। तो इन दोनों में से जो सबसे पहले कंज्यूम होगा वो आपका कहलाएगा लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्या हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं? जैसे अगर बी की बात करें, इसके 1 मोल के करस्पॉन्डिंग 1:1:1 का रेशियो ले रखा है, तो इसका 1 मोल इसके 1 मोल के साथ कंबाइन करेगा और इसका 1 मोल बनेगा। अगर बी का 1 मोल कंज्यूम होगा तो ए का 1 मोल कंज्यूम होना चाहिए। तो जब बी का 1 मोल कंज्यूम हो जाएगा ये खत्म हो जाएगा, और खत्म होने के बाद तब तक अगर देखा जाए ए के कितने मोल कंज्यूम होंगे, तो अगर बी का 1 मोल कंज्यूम होगा तो ए का भी 1 मोल कंज्यूम होगा, और 2 में से अगर 1 मोल कंज्यूम हो जाएगा तो इसका 1 मोल बच जाएगा। तो जब बी कंज्यूम हो जाएगा ए आपका रह जाएगा। तो जैसे ही बी आपका कंज्यूम होगा रिएक्शन तुरंत खत्म हो जाएगी। तो बी एक ऐसा रिएक्टेंट है जो आपका सबसे पहले खत्म हो रहा है, इसी को हम बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। तो ऐसा रिएक्टेंट जो सबसे पहले कंज्यूम होता है वो कहलाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। जो बचा रह जाएगा वो रिएक्टेंट कहलाएगा आपका एक्सेस रिएजेंट। इसको मैं ER से प्रेजेंट कर रहा हूं, एक्सेस रिएजेंट, दिस इज ER। ये वो रिएजेंट होगा या ये वो रिएक्टेंट होगा जो आपका रह जाएगा। एंड थर्ड पॉइंट हमने लिखा है कि द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म विल डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ LR। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये खत्म होगा तब तक जितना सी बना था उतना सी बन चुका होगा, उसके बाद सी नहीं बनेगा। तो आप क्लियरली देख सकते हैं, जैसे अगर इसका 1 मोल कंज्यूम होगा तो 1:1 का रेशियो है, अगर इसका 1 मोल कंज्यूम होगा तो इसका भी 1 मोल बनेगा। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि सी के जो मोल्स बनेंगे वो होंगे 1 मोल, बी कंज्यूम हो जाएगा और ए के 1 मोल रह जाएंगे। तो यहाँ पर अगर पूछा जाए कि LR कौन है तो LR होगा आपका बी। अगर आपसे पूछा जाए कि मोल्स ऑफ ER कितने रह गए हैं तो वो हो जाएगा 1 मोल। आपसे अगर पूछा जाए कि मोल्स और सी कितने फॉर्म होंगे तो वो हो जाएगा आपका 1 मोल। तो कोई बहुत विशेष या खास बात नहीं है। LR एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। LR होता क्या है? एक ऐसा रिएक्टेंट जो सबसे पहले खत्म होगा वो कहलाएगा लिमिटिंग रिएजेंट, राइट। जो बचा रह जाएगा वो कहलाएगा एक्सेस रिएजेंट, और प्रोडक्ट कितना बनेगा वो डिपेंड करेगा कि कितना आपने LR ले रखा है। तो जैसे यहाँ पे हमने अगर देखा कि बी का आपका LR था तो ये सबसे पहले खत्म हो जाएगा, ये आपका बचा रह जाएगा, और यही डिसाइड करेगा कि सी कितना बनेगा। तो अगर इसका 1 मोल था तो यहाँ पे भी सी के 1 मोल बन जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट होता है आपका LR का। आइए कुछ और इलस्ट्रेशन देते हैं ताकि इसको और बेटर वे में अंडरस्टैंड कर सकें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि LR आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। जैसे लास्ट एग्जांपल हमने देखा था कि एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल था जहां पे हमने इजीली आइडेंटिफाई कर लिया था कि LR क्या है। बट LR को निकालने का हमारे पास एक शॉर्टकट तरीका भी होता है, पहले उसकी बात करते हैं फिर कुछ और एग्जांपल लेंगे अपन। तो LR को निकालने का जो शॉर्टकट तरीका है वो ये है कि आप हर एक रिएक्टेंट के लिए एक रेशियो कैलकुलेट करेंगे, और ये रेशियो होगा आपका मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का।
तो आप रेशियो कैलकुलेट करेंगे मोल्स अपॉन स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट का सभी रिएक्टेंट्स के लिए, और जिस भी रिएक्टेंट के लिए ये रेशियो मिनिमम आएगा वो रिएक्टेंट आपका एलआर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं केमिकल रिएक्शन लेता हूं 2A प्लस 3B गिविंग C, और T इक्वल टू 0 पर आपको दे रखा है कि इसके 4 मोल्स हैं और आपको दे रखा है कि इसके लेट्स से 5 मोल्स हैं, राइट। और हमें आइडेंटिफाई करना है कि इसके अंदर लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट फर्स्ट एंड सेकंड मोल्स ऑफ सी फॉर्म, जो कि प्रोडक्ट है उसके मोल्स हमें बताना है। तो सबसे पहले अपन लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करते हैं। वैसे हम लोग कॉमन सेंस से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम लोग देख सकते हैं कैसे, अगर इसके 2 मोल कंज्यूम, ये रिएक्शन बताता है कि इसके अगर 2 मोल कंज्यूम होंगे तो इसके 3 मोल कंज्यूम होंगे और इसका 1 मोल फॉर्म होगा। तो इसके 2 मोल कंज्यूम होने के लिए इसके 3 मोल कंज्यूम होने चाहिए। तो इसके अगर 4 मोल कंज्यूम होने हैं तो इसके 6 मोल कंज्यूम होने चाहिए। तो इसके 4 मोल कंजम्पशन के लिए इसके 6 मोल रिक्वायर्ड है, पर है कितने 5। जितना हमें रिक्वायर्ड है उससे कम है, जितना हमें अगर रिक्वायर्ड है अगर उससे कम मोल होंगे तो वो लिमिटिंग होगा, सीधी सी बात है। और अगर हमें जितना रिक्वायर्ड है अगर उससे ज्यादा होगा तो वो एक्सेस होगा। तो 4 मोल के करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पे 6 मोल रिक्वायर्ड थे और है हमारे पास 5 मोल्स, जितने रिक्वायर्ड है उससे कम है, तो डेफिनेटली आपका ये एलआर होगा। इस तरह से आप यहाँ पर ये सोच सकते हैं, जितना रिक्वायर्ड था उससे कम था। 2 के करस्पॉन्डिंग 3, 4 के करस्पॉन्डिंग 6 रिक्वायर्ड था, है कितना अपने पास 5, कम रिक्वायर्ड है, मतलब जितना रिक्वायर्ड है उससे कम है, डेफिनेटली ये एलआर होगा। बट ये एलआर आप इस शॉर्टकट से भी देख सकते हैं। कैसे, अगर मैं मोल्स बाय स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो निकालूं ए और बी के लिए, देखें कितना है ये। तो ए के करस्पॉन्डिंग मोल्स आपके हैं 4 और स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है 2, तो ये रहेगा आपका 4/2, दैट विल सिंपलीफाई टू 2। और बी के लिए अगर रेशियो निकालें तो मोल्स अपने पास 5 और कोफिशिएंट है आपका पास 3, तो दैट विल बी 5/3 विच इज 1.67। तो ए के लिए रेशियो आपका 2 है, बी के लिए रेशियो आपका 1.67 है। डेफिनेटली 1.67 आपका लोअर नंबर है, ये मिनिमम है, और अगर ये मिनिमम है तो ये आपका एलआर होगा। तो ये एलआर को आइडेंटिफाई करने का एक सबसे सिंपल तरीका है। आप मोल्स बाय स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट कैलकुलेट कर सकते हैं और जिसके लिए वो मिनिमम होगा वो आपका एलआर होगा। तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे बी आपका एलआर होगा। जनरली जब 2 रिएक्टेंट होते हैं तो हम लोग डायरेक्टली भी सोच सकते हैं, पर अगर 2 से ज्यादा रिएक्टेंट होते हैं तो फिर ये मेथड काफी काम आता है। सेकेंडली हमसे पूछा रहा है कि सी के मोल्स कितने बनेंगे, तो जो एलआर होगा वो डिसाइड करेगा कि सी के मोल्स कितने बनेंगे। तो आप देख सकते हैं कि बी और सी का जो रेशियो होगा वो किस रेशियो में बन रहा है। तो यहाँ पे वापस लिख लेता हूं मैं 3B गिविंग सी, ऐसा है। तो जब इसके 3 मोल्स कंज्यूम होते हैं तो इसका 1 मोल बनेगा, सॉरी हाँ ठीक है, जब इसके 3 मोल कंज्यूम होंगे तो सी का 1 मोल बनेगा। तो अगर इसके 5 मोल कंज्यूम हो रहे हैं, कंज्यूम होंगे सी क्योंकि एलआर है, ये खत्म हो गई सी, तो सी के मोल्स कितने बनेंगे, ये बन जाएंगे 1/3 इंटू 5, ये आपके सी के मोल्स बनेंगे। तो मोल्स ऑफ सी जो बनने वाले हैं अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं 5/3। इस तरीके से हम लोग एलआर डिटरमाइन कर सकते हैं और ये भी डिटरमाइन कर सकते हैं कि कितना प्रोडक्ट इसके अंदर बनेगा। आइए एक और सवाल करते हैं। इन दिस इलस्ट्रेशन वी हैव been given 3 reactants, reactant A, B and C, और आपको उसके इनिशियल मोल्स दे रखे हैं और आपको बताना है अगेन कि इसमें एलआर कौन है और इसके अंदर कितने मोल्स डी के बनेंगे। तो जब अपने पास 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट होते हैं, 3 रिएक्टेंट हैं या 3 से ज़्यादा रिएक्टेंट हो, तो ऐसे केसेस में एलआर के लिए हम लोग शॉर्टकट अपनाएंगे। हम आइडेंटिफाई करेंगे मोल्स और स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो और देखेंगे कि किसके लिए वो मिनिमम होगा। तो अगर मैं मोल अपॉन स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो निकालूं तीनों रिएक्टेंट के लिए, ए के लिए अगर देखें तो मोल्स आपके 5 रेशियो और कोफिशिएंट आपका 2, तो ये रहेगा आपका 5/2 विच इज 2.5। बी के लिए अगर ये रेशियो देखा जाए तो ये रहेगा आपका 8/3 विच इज 2.67। और सी के लिए अगर ये रेशियो देखें तो ये रहेगा आपका 9/4, दैट विल सिंपलीफाई टू 2.25। तो इस तरह से हमने रेशियो निकाल लिया। जिसके लिए ये रेशियो मिनिमम आएगा वो आपका एलआर होगा। तो डेफिनेटली इन तीनों में से आप देख सकते हैं ये मिनिमम है आपका। अगर ये मिनिमम है तो हम बोल सकते हैं कि जो सी होगा ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो यहाँ पे बोला सकता है कि सी आपका एलआर होगा। नाउ इसके बाद हमसे पूछ रहा है कि डी के मोल्स कितने बनेंगे। तो जो एलआर होगा वो डिसाइड करता है डी के कितने मोल्स बनेंगे या प्रोडक्ट के कितने मोल्स बनेंगे। तो अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं कि 4C गिविंग डी, इस तरह का रेशियो है अपने पास। तो अगर इसके 4 मोल्स कंज्यूम होंगे तो इसके 1 मोल कंज्यूम होते हैं।
तो अगर इसका 1 मोल कंज्यूम होता तो इसका 1/4 मोल फॉर्म होता, सॉरी, और अगर इसके 9 मोल कंज्यूम होंगे तो इसके 9/4 मोल्स फॉर्म होंगे। तो दिस आर द मोल्स ऑफ डी फॉर्म। दैट विल बी द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। आइए आगे बात करते हैं अपन एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स को, जिसको हम बोलते हैं सिक्वेंशियल रिएक्शंस। सिक्वेंशियल रिएक्शंस वो होंगी जहां पर हमारे पास सीक्वेंस में रिएक्शंस होंगी, एक के बाद एक रिएक्शन होती रहेंगी। जैसे इस पर्टिकुलर केस में अगर हम देखें, कार्बन O2 के साथ कंबाइन करके CO बना रहा है, और फिर यही CO हम लोग यूज करेंगे निकल के साथ रिएक्ट करवाने में टू फॉर्म अ कंपाउंड NiCO4। तो ये पहले रिएक्शन होगा, फिर इसी के सीक्वेंस में इसी के बाद में सेकंड रिएक्शन होगा। इस तरह के रिएक्शंस को हम बोलते हैं सिक्वेंशियल रिएक्शन। सिक्वेंशियल रिएक्शन में पहला रिएक्शन कंप्लीट होगा, उसके बाद सेकंड रिएक्शन स्टार्ट होगा, उसके बाद सेकंड रिएक्शन खत्म होने के बाद हो सकता है थर्ड रिएक्शन स्टार्ट हो। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिक्वेंशियल रिएक्शंस के अंदर पहली रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा आमतौर पे वो यूज होगा एज अ रिएक्टेंट इन सेकंड रिएक्शन। सिमिलरली सेकंड रिएक्शन का जो प्रोडक्ट हो सकता है इसको मैं थर्ड रिएक्शन के रिएक्टेंट में यूज करूं। तो इससे के सवालों को करते कैसे हैं, आइए इसी इलस्ट्रेशन से हम लोग देखते हैं। तो यहां पर हमारे पास दो रिएक्शन है, जिसमें पहले कार्बन O2 के साथ कंबाइन करके CO बना रहा है, और फिर निकल उसी CO के साथ कंबाइन करके NiCO4 बना रहा है। आपसे अगर पूछा जाए, आपको पूछा जाए डिटरमाइन मोल्स ऑफ NiCO4 फॉर्म, ये हमसे पूछा जा रहा है, और आपको कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। जैसे T=0 पर आपको दे रखा है कि इसके भाई 2 मोल्स है और इसके भी 2 मोल्स है, और निकल आपको दे रखा है कि यहाँ पर हमारे पास एक्सेस में है, मतलब ये काफी सारा है। तो हमसे पूछा रहा है कि NiCO4 के मोल्स कितने बनेंगे। तो कैसे करेंगे, सिक्वेंशियल रिएक्शंस को करने का जो तरीका होता है वो होता है वन रिएक्शन एट अ टाइम आपको फोकस करना होता है। पहले हम लोग फर्स्ट रिएक्शन की बात करेंगे, फिर हम सेकंड रिएक्शन की बात करेंगे, और उसको करने के लिए भी सबसे पहले हमें रिएक्शन को बैलेंस करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग रिएक्शन बैलेंस कर लेते हैं। अगर फर्स्ट रिएक्शन को बैलेंस करें, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 कर लेते हैं, कार्बन 2 जाएंगे तो यहाँ पे भी ये 2 हो जाएगा। नीचे रिएक्शन में देखें तो निकल बैलेंस है, CO को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे अपन 4 कर लेते हैं। तो पहला स्टेप होगा बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शंस। सेकेंडली हमें ये देखना होगा कि वन रिएक्शन एट अ टाइम हमें बेसिकली डील करना है। तो पहली रिएक्शन पर फोकस करते हैं, कार्बन O2 के साथ कंबाइन करके CO बना रहा है। कितना CO बनेगा ये हमें आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले। अगर देखें कि इन दोनों में से रिएक्टेंट में से Lr कौन होगा, तो इसका मोल बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2/2 1 हो जाएगा, इसका 2/1 2 हो जाएगा। ये बड़ा है, डेफिनेटली ये कम है, मतलब ये आपका Lr होगा। अगर ये Lr है तो ये डिसाइड करेगा कि CO बनेगा कितना। आप देख सकते हैं कि 2 के करस्पॉन्डिंग 2 मोल्स बनने चाहिए, तो अगर पे अपने पास 2 मोल्स हैं तो वाकई में अपने पास CO के मोल्स बनेंगे 2 मोल्स। तो पहली रिएक्शन से हम ये कमेंट कर सकते हैं कि CO गैस के 2 मोल्स बनेंगे। पहली रिएक्शन का काम खत्म हो चुका है। पहली रिएक्शन से हमें सिर्फ ये फोकस करना था, ये देखना था कि CO के कितने मोल्स बनेंगे, क्योंकि जो भी CO आपको यहाँ पे बनेगा वही CO हम लोग यूज करेंगे एज अ रिएक्टेंट इन सेकेंड रिएक्शन। जो भी आपका यहाँ पे CO बन रहा है उसी CO को डायरेक्टली एज अ रिएक्टेंट यूज करेंगे ना सेकेंड रिएक्शन। तो हमें यहाँ पे ये आइडेंटिफाई करना था कि इसके मोल्स कितने बन रहे हैं। हमने देखा कि इसके 2 मोल्स बन रहे हैं। ये CO हम लोग अगर यहाँ पे यूज करें तो भाई इसके 2 मोल्स होंगे। ध्यान रखना 2 मोल्स कहाँ से है, जो पहली रिएक्शन का आपका रिएक्टेंट होगा, सॉरी पहली रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा या पहली रिएक्शन से आपको जो CO मिलेगा वही हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो CO के हमारे पास यहाँ पे 2 मोल है, निकल हमारे पास एक्सेस में है। हमसे पूछा रहा है कि NiCO4 कौन होगा, कितना बनेगा। डेफिनेटली अगर निकल एक्सेस में होगा तो CO ही आपका Lr होगा, क्योंकि अगर एक एक्सेस में है तो सामने वाला डेफिनेटली Lr हो जाएगा। और इसके बाद डेफिनेटली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि अगर इसके 4 मोल कंज्यूम होंगे तो इसका 1 मोल कंज्यूम होगा या 1 मोल फॉर्म होगा, तो इसके 2 मोल कंज्यूम्पशन पे आप देख सकते हैं कि इसका हाफ मोल यहाँ पर बनेगा। तो दिस इज कॉल्ड सिक्वेंशियल रिएक्शंस। सिक्वेंशियल रिएक्शंस का मतलब ये होता है कि वन रिएक्शन एट अ टाइम होगी और एक से ज्यादा रिएक्शंस आपके पास होंगी। तो फर्स्ट रिएक्शन के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, इस तरह की रिएक्शंस हो सकती हैं। फर्स्ट रिएक्शन का रिएक्टेंट यूज होगा, फर्स्ट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा वो यूज होगा इन एज अ रिएक्टेंट इन सेकंड रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा वो यूज होगा आपका रिएक्टेंट इन थर्ड रिएक्शन। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं अपन। आइए कोई एग्जांपल लेते हैं अपन सिक्वेंशियल रिएक्शंस का। इन दिस प्रॉब्लम वी हैव 3 sequential reactions. In first reaction, silver nitrate is reacting with NiH to form silver iodide and sodium nitrate. This AgI, which is formed in first reaction, it is used as a reactant in second reaction. ये AgI आपका यहाँ पे reactant यूज हो रहा है और वो आयरन के साथ रिएक्ट करके आपको FeI2 और सिल्वर दे रहा है। और ये FeI2 जो आपको सेकंड रिएक्शन में मिल रहा है, इसको हम लोग रिएक्ट करवा रहे हैं थर्ड रिएक्शन में क्लोरीन के साथ, ताकि आपको फेरिक क्लोराइड अलॉन्ग विद
आयोडीन मिल जाए। आपको यहाँ पे दे रखा है कि I2 का अमाउंट 254 kg है, आपको पूछा जा रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट का अमाउंट कितना होगा। तो इस रिएक्शन को हम लोग, इस सवाल को हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो आप मोल्स के टर्म्स में अगर देखें 254 kg I2 के करस्पॉन्डिंग जो मोल्स ऑफ I2 होंगे, तो वेट अगर देखें तो 254 into 1000, ये वेट इन ग्राम्स होगा। अपॉन ग्राम मोलर मास ऑफ I2 अगर निकालें तो वो भी 254 ही होता है, तो ये हो जाएगा आपके 1000 मोल। तो I2 के 1000 मोल हमें बनाने हैं। तो I2 के 1000 मोल बनाने के करस्पॉन्डिंग सिल्वर नाइट्रेट के कितना मोल्स या कितना वेट हमें लगेगा, ये हमें डिटरमाइन करना है। तो एक काम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि इसके A0 मोल्स हैं, तो ये हमें डिटरमाइन करना है कि कितने मोल्स बनेंगे या कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे ताकि ये हमें 1000 मोल I2 को दे दे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम होगा रिएक्शन को बैलेंस करना। सिल्वर नाइट्रेट, NaI, AgI और सोडियम नाइट्रेट अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे ये रिएक्शन तो ऑलरेडी बैलेंस है। सेकेंड रिएक्शन के अंदर FeI2 हो रहा है, यहाँ पे AgI है, तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 कर देते हैं ताकि आयोडीन बैलेंस हो जाए, और सिल्वर को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 कर देते हैं ताकि सिल्वर भी बैलेंस हो जाए। इस रिएक्शन में अगर देखें अपन I2 बैलेंस है, आयरन आयरन बैलेंस है, क्लोरीन यहाँ पे आपका 3 है, क्लोरीन आपका यहाँ पे 2 है, तो एक काम करते हैं इसको 3/2 कर देते हैं। तो यहाँ पे आयरन बैलेंस हो चुका है, क्लोरीन आपका बैलेंस हो चुका है और आयोडीन आपका ऑलरेडी बैलेंस है। तो पहला स्टेप होगा रिएक्शन को बैलेंस करना। हम एज्यूम करेंगे कि बाकी के जो रिएक्टेंट है वो एक्सेस में है क्योंकि इनका अमाउंट आपको गिवन नहीं है। तो अगर इसके A0 मोल्स हैं तो इसके A0 मोल्स से मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड हूँ सिल्वर आयोडाइड के मोल्स में। क्यों? क्योंकि वही सिल्वर आयोडाइड हम लोग यूज करेंगे सेकेंड रिएक्टेंट में, सेकेंड रिएक्शन के अंदर। तो कितना सिल्वर आयोडाइड बनेगा? तो 1:1 का रेशियो है, अगर 1 मोल होता तो 1 बनता, A0 के करस्पॉन्डिंग हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं यहाँ पर इसके A0 मोल्स बनेंगे। तो फर्स्ट रिएक्शन का काम हो चुका है, हमें ये मिल चुका है कि सिल्वर आयोडाइड के कितने मोल्स बनेंगे, दैट इज A0। ये जो A0 मोल सिल्वर आयोडाइड के बन रहे हैं इसको हम लोग यूज करेंगे एज अ रिएक्टेंट यहाँ पर। तो सिल्वर आयोडाइड के अपने पास यहाँ पर A0 मोल्स आ चुके हैं। हमें मोल्स अब निकालने किसके? FeI2 के। क्यों? क्योंकि वही FeI2 हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर। तो कितना बनेगा? तो 2 के करस्पॉन्डिंग 1, 1 के करस्पॉन्डिंग हाफ, A0 के करस्पॉन्डिंग में डायरेक्टली यहाँ पे बोल सकता हूँ A0/2। अब डायरेक्टली ये चीजें लिख रहा हूँ, आप देख सकते हैं 2 के करस्पॉन्डिंग 1 मोल बनना चाहिए था, तो 1 के करस्पॉन्डिंग हाफ बनेगा, तो A0 के करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पे A0/2 मोल्स बनना चाहिए। तो A0/2 मोल्स रहेंगे भाई FeI2 के, और यही FeI2 जब हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे इसके A0/2 मोल्स है। हमें मोल्स निकालने हैं I2 के क्योंकि इन्फॉर्मेशन I2 का गिवन है। तो आप देख सकते हैं कि 1 के करस्पॉन्डिंग 1, तो A0/2 के करस्पॉन्डिंग इसके जो मोल्स बनेंगे I2 के वो हो जाएंगे A0/2। तो A0/2 मोल्स बनने चाहिए I2 के, और ये मोल्स ऑलरेडी आपको गिवन है एज 1000। तो यहां से आप बोल सकते हैं कि जो A0 होगा ये रहेगा आपका 2000। इसका मतलब सिल्वर नाइट्रेट के हमारे पास 2000 मोल बनेंगे। सिल्वर नाइट्रेट का अगर आप ग्राम मोलर मास निकालें, सिल्वर का 108 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, और ये 16 होगा, तो दिस 48 प्लस 14 62, 62 प्लस 108, दिस विल कम आउट टू बी 170। तो अगर 2000 मोल्स के करस्पॉन्डिंग आप इसका वेट निकालें तो वेट आ जाएगा आपका 2000 इंटू 170 ग्राम्स, दैट इज 170 या 340 into 1000 grams, yeah, that will simplify to 340 kilogram. That will be the answer to this problem. Next हम बात करते हैं पैरेलल रिएक्शंस का। पैरेलल रिएक्शंस में हमारे पास अगेन एक से ज्यादा रिएक्शंस होंगी। डिफरेंस ये होगा कि दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियस होंगी। जब हमारे पास एक से ज्यादा रिएक्शन साइमल्टेनियस होती हैं, साइमल्टेनियस मतलब एक साथ, अगर एक साथ एक से ज्यादा रिएक्शंस हो रही होती हैं तो इसको हम बोलते हैं पैरेलल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल पोटेशियम क्लोराइड को डिकम्पोज कर रहे हैं, तो डिकम्पोज कर ये KCl और ऑक्सीजन गैस भी लिबरेट कर रहा है, और ये पोटेशियम क्लोराइड डिकम्पोज होकर आपको पोटेशियम पर क्लोराइड विच इज KClO4 और KCl भी लिबरेट कर रहा है, और ये साइमल्टेनियसली हो रहा है, एक साथ हो रहा है। तो ये एक साथ इस तरह से भी टूट रहा है और साइमल्टेनियसली ये इसी तरीके से भी टूट रहा है। तो इस तरह के रिएक्शंस को बोलते हैं पैरेलल रिएक्शंस। कैसे इसको सॉल्व करते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज इसी के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि अगर 3 मोल्स O2 बन रहे हैं ओवरऑल और 3 मोल्स KCl बन रहे हैं ओवरऑल, तो कितने KClO4 के मोल्स बनेंगे और कितना KClO3 ओवरऑल कंज्यूम होगा। आपको यहाँ पे बैलेंस रिएक्शन दे रखा है। O2 आप देख सकते हैं कि सिर्फ फर्स्ट रिएक्शन में बनेगा, और KCl आपका यहाँ पे भी और यहाँ पे भी बनेगा। तो सबसे पहले O2 का इंफॉर्मेशन देख लेते हैं।
अगर 3 मोल O2 बनाना है तो आप देख सकते हैं यहां से कि अगर इसके 3/2 मोल्स बनाने होते तो इसका 1 मोल बनता और इसका 1 मोल कंज्यूम होता। तो अगर 3 मोल्स O2 बनाना है तो इसका यहाँ पे 2 मोल फॉर्म होगा और इसका यहाँ पे 2 मोल कंज्यूम होगा। तो 3 मोल्स O2 बनाने के लिए यहां पर 2 मोल्स KCl के बनेंगे और 2 मोल्स KClO3 के कंज्यूम होंगे। तो ऊपर वाली रिएक्शन से हम बोल सकते हैं कि जब इसके 3 मोल बनेंगे तो इसके 2 मोल बनेंगे, पर KCl के मोल बन कितने रहे? ओवरऑल 3। तो आउट ऑफ 3 अगर यहाँ पे 2 मोल फॉर्म हो रहे हैं तो डेफिनेटली नीचे कितना बनेगा? 1 मोल। अगर 3 में से 2 मोल यहाँ पे बनेंगे तो 1 मोल KCl का नीचे बनेगा। KCl का अगर यहाँ पे 1 मोल बन रहा है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे देख सकते हैं स्टोइचियोमेट्री से, अगर इसका 1 मोल फॉर्म हो रहा है तो इसके 3 मोल्स फॉर्म होने चाहिए थे और इसके 4 मोल कंज्यूम होने चाहिए थे। तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि जो मोल्स ऑफ KClO4 बनेंगे वो हो जाएंगे 3। और अगर हमसे पूछा है कि KClO3 कितना कंज्यूम होगा तो 4 मोल आपका कंज्यूम होगा नीचे वाली रिएक्शन से और 2 मोल कंज्यूम होगा आपका ऊपर वाली रिएक्शन से। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि इसके जो मोल्स कंज्यूम होंगे 2 ऊपर से 4 नीचे से ओवरऑल 6 मोल कंज्यूम होंगे। इस तरीके से हम लोग सीक्वेंशियल और पैरेलल रिएक्शंस को डील करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं दिस इज कॉल्ड परसेंटेज यील्ड एंड परसेंटेज एफिशिएंसी। एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक एग्जांपल से देखते हैं इसका मतलब क्या है। दोनों का हालांकि मतलब सेम ही है, परसेंटेज यील्ड या परसेंटेज एफिशिएंसी। क्या मतलब है देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से वी हैव अ रिएक्शन A गिविंग B। एक केमिकल रिएक्शन है, 1 मोल A कंबाइन कर 1 मोल A रिएक्ट कर आपको 1 मोल B का देगा। T = 0 पर मान लेते हैं कि इसके 10 मोल्स हैं और T = इनफाइनाइट पर, इनफाइनाइट मतलब वो टाइम जहां पे रिएक्शन खत्म हो जाता है, देखा गया कि B के 8 मोल्स बन रहे हैं। ये वो मोल्स हैं जो एक्चुअली बन रहे हैं। आइडियली मोल्स बनने कितने चाहिए? अगर 1:1 का रिएक्शन है, 1:1 का रेशियो है तो इसके 10 मोल जब कंज्यूम होंगे तो इसके 10 मोल बनने चाहिए। तो आइडियली या थ्योरेटिकली जो बनने चाहिए थे वो 10 मोल्स हैं। आप देख सकते हैं स्टोइचियोमेट्री से 10 मोल्स बनने चाहिए। 1:1 का रेशियो है, अगर 10 मोल कंज्यूम होंगे तो 10 मोल फॉर्म होने चाहिए। तो 10 मोल फॉर्म होने चाहिए थे और हो कितने रहे? 8 मोल्स। अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे रिएक्शन 100% एफिशिएंट नहीं है, एफिशिएंसी कम है। एफिशिएंसी 100% तब होती है जब जितना बनना चाहिए उतना अगर बन जाए। जितना बनना चाहिए अगर उससे कम बन रहा है तो एफिशिएंसी डेफिनेटली कम है। कितना एफिशिएंसी हो सकते हैं? जितना बनना चाहिए था उसका 80% बन रहा है, क्योंकि 10 का 80% 80 होता है। तो जितना बनना चाहिए अगर उसका 80% बन रहा है तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर इफिशियंसी आपका 80% होगा। दिस इज 80% इफिशियंट। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि दिस डिश इज 80% इफिशियंट, या बोल सकते हैं कि परसेंट इफिशियंसी 80% होगा, या ये बोल सकते हैं कि जो परसेंटेज यील्ड होगा वो भी 80% होगा। क्यों? क्योंकि जितना बनना चाहिए थ्योरेटिकली उसका 80% यहाँ पर बन रहा है। तो अगर हमें थ्योरेटिकल मोल्स मालूम है, अगर हमें एक्चुअल मोल्स मालूम है, तो इन दोनों को यूज कर आप परसेंटेज एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। अगर फॉर्मूले के फॉर्म में लिखना है तो बोल सकते हैं कि जो परसेंटेज यील्ड होगा या एफिशिएंसी होगा, इसको आप लिख सकते हैं एक्चुअल मोल्स जो बनेंगे अपॉन थ्योरेटिकल मोल्स जो बनने चाहिए थे इनटू 100। दिस विल गिव द परसेंटेज यील्ड और परसेंटेज एफिशिएंसी। आप देख सकते हैं थ्योरेटिकली 10 मोल्स बन रहे थे, एक्चुअल मोल्स बन रहे थे 8, तो 8/10 इंटू 100, दिस रिएक्शन इज 80% एफिशिएंट। तो यहां पर इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमने देखा कि अगर आपको एक्चुअल और थ्योरेटिकल मोल्स पता है तो आप डेफिनेटली एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत आसान है, कोई बहुत मुश्किल काम है नहीं इसके अंदर। और इसका वाइस वर्सा भी बहुत आसानी से किया जा सकता है। वाइस वर्सा मतलब जहां पर आपको एफिशिएंसी गिवन होगी और आपको निकालना होगा कि कितना प्रोडक्ट बन रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो अपने पास A गिविंग 2B एक रिएक्शन है और आपको दे रखा है कि रिएक्शन आपका 10% एफिशिएंट है। ऊपर 10% लिखने का मतलब आपको ये इन्फॉर्मेशन गिवन है कि रिएक्शन आपका 10% एफिशिएंसी पे काम कर रहा है। 10% एफिशिएंसी का मतलब ये होगा कि जितना प्रोडक्ट बनना चाहिए एक्चुअली इसका 10% बनेगा। ये चीज आप रिएक्टेंट के लिए भी बोल सकते हैं कि जितना रिएक्टेंट कंज्यूम होना चाहिए एक्चुअली इसका 10% ही कंज्यूम होगा। अगर इसके 100 मोल हैं तो सिर्फ उसका 10% मतलब 10 मोल ही कंज्यूम होंगे। अगर इसके 10 मोल आप लेके चल रहे हैं तो सिर्फ 1 मोल ही कंज्यूम होगा। तो जितना रिएक्टेंट आप लेते हैं उतना नहीं कंज्यूम होगा, बल्कि उसका 10% कंज्यूम होगा क्योंकि 10% इफिशियंसी है। सिमिलरली जितना प्रोडक्ट बनना चाहिए उतना नहीं बनेगा, उसका 10% बनेगा क्योंकि इफिशियंसी 10% है। तो मान लेते हैं कि अगर आपको यहाँ पे दे रखा है 10 मोल दे रखे हैं A के स्टार्टिंग में और आपसे पूछा है कि भाई B कितना बनेगा,
तो आप पहले तो देखो 100% इफिशियंसी से कितना बनेगा, तो 1 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे 2 मोल्स बनते हैं, कब, जब इफिशियंसी 100% होती। तो 10 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर आपके 20 मोल्स बनेंगे, कब, जब इफिशियंसी आपका 100% होगी, बट इफिशियंसी है कितना, 10%। अगर 10% इफिशियंसी है तो जितना बनना चाहिए उसका 10% बनेगा, मतलब 20 का 10% बनेगा, मतलब यहाँ पे बनेगा 2 मोल। तो अगर आपसे पूछा है कि इसमें बी के मोल्स बनेंगे कितने, तो आंसर हो जाएगा 2 मोल्स। अगर आपसे पूछा जाए कि ए के मोल कंज्यूम कितने होंगे, तो डायरेक्टली बोल सकते हैं कि 10 मोल का 10% कंज्यूम होगा, मतलब एक ही मोल कंज्यूम होगा, और 9 मोल आपके फाइनली इसके अंदर रह जाएंगे। आइए एक आध सवाल और करते हैं इसके ऊपर। आइए बात करते हैं, इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम हमारे पास अगेन एक सिक्वेंशियल रिएक्शन है, जिसमें आपको हर रिएक्शन का एफिशिएंसी मेंशन कर रखा है। क्लोरीन केएच के साथ रिएक्ट कर केसीएल और केसीएल दे रहा है, along with water, potassium chloride and potassium hypochlorite. This potassium hypochlorite KClO फर्दर डिकम्पोज कर आपको KCl एंड KClO3 दे रहा है, पोटेशियम क्लोरेट, और ये पोटेशियम क्लोरेट फर्दर डिकम्पोज कर आपको पोटेशियम परक्लोरेट और KCl दे रहा है। हमसे पूछा रहा है कि KCl ओवरऑल कितना बनेगा। रिमेंबर दिस, KCl आपका यहाँ पे भी बन रहा है, यहाँ पे भी बन रहा है, यहाँ पे भी बन रहा है। तो जब आप ओवरऑल मोल्स कैलकुलेट करना चाहेंगे तो आपको यहाँ पे हर जगह से KCl के मोल्स कैलकुलेट करने होंगे और उनको एड अप करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। रिएक्शंस बैलेंस है क्या, सारी रिएक्शन से ऑलरेडी बैलेंस है, तो हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट रिएक्शन लेते हैं। आप देख सकते हैं कि 1 के करस्पॉन्डिंग मैं इंटरेस्टेड हूं KCl के मोल्स में एज वेल एज KClO के मोल्स में, क्योंकि वो KClO आपको यहाँ पे भी यूज होगा। तो 1 के करस्पॉन्डिंग 1 और 1 बनता है ना, तो 5 के करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पर 5 मोल्स और 5 मोल्स बनते, और 5 और 5 मोल्स बनते कब, जब आपका एफिशिएंसी कितना होता, 100%। अगर एफिशिएंसी 60% है तो एक्चुअली बनेगा कितना, 60% ऑफ 5, 60% ऑफ 5 कितना होता है, 60/100 इंटू 5, 60/100 इंटू 5, तो दैट विल सिंप्लीफाई टू 3 मोल्स। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे इसके 3 मोल्स बन रहे हैं। ध्यान रखना 1:1 का रेशियो था, तो 5 के करस्पॉन्डिंग 5 और 5 मोल्स बनना चाहिए था, पर वो तब बनता जब 100% इफिशियंसी होती। अगर 60% इफिशिएंट है तो जितना बनना चाहिए उसका 60% बनेगा, तो 5 का 60% इज एक्चुअली 3 मोल्स। यहाँ पे 3 मोल्स KCl के बनेंगे, 3 मोल्स KClO के बनेंगे। ये जो KCl आपका यहाँ पे 3 मोल्स बन रहा है, यही 3 मोल्स आप यहाँ पे यूज करेंगे। इस रिएक्शन में अगर देखें, एक मिनट एफिशिएंसी अगर भूल जाते हैं, तो 3 मोल्स KCl अगर डिकम्पोज करते हैं तो इसके 2 मोल्स बनते हैं और इसका 1 मोल बनता। तो अगर 100% एफिशिएंसी होता तो इसका 2 मोल बनता और इसका 1 मोल बनता। बट जब 100% एफिशिएंट होता, तो अगर 50% एफिशिएंट है तो इसका आधा बनेगा। आधा मतलब यहाँ पर बनेंगे इसके 1 मोल्स और यहाँ पर बनेगा इसका आधा मोल। क्यों, क्योंकि एफिशिएंसी आपका 50% है। तो यहाँ से KCl के 1 मोल बन रहे हैं और KCl के हाफ मोल बन रहे हैं, यही हाफ मोल हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पर अगर देखें कि KCl कितना बनना चाहिए, तो आप देख सकते हैं कि 4 मोल के करस्पॉन्डिंग आपका यहाँ पर इसका 1 मोल बनता, पर वो तब बनता जब 100% एफिशिएंट होता। तो 1 के करस्पॉन्डिंग 1/4 बनता अगेन जब 100% एफिशिएंट होता। तो अगर 80% एफिशिएंट है तो 80% एफिशिएंसी के करस्पॉन्डिंग कितना बनेगा, तो 1/4 इंटू 80/100, तो दैट विल सिंप्लीफाई टू कितना आएगा, ये 1/4 इंटू 80/100, तो दैट इज बेसिकली 20/100, दैट इज 0.2 मोल्स। तो 0.2 मोल्स आपका यहाँ पे KCl बनेगा। तो KCl आपका यहाँ पे बन रहा है 0.2 मोल्स, यहाँ पे बन रहा है 1 मोल और यहाँ पे बन रहा है आपका 3 मोल्स। तो ओवरऑल KCl के मोल्स कितने बनेंगे, तो 3, 1 एंड 0.2। ओवरऑल KCl के मोल्स बनेंगे 4.2। दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट्स लेक्चर 4 के अंदर आपका जो होम असाइनमेंट है वो एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 का सेक्शन डी है। पार्ट 2 में अगेन आपको सेक्शन डी करना है एक्सरसाइज 1 के अंदर ही। सेक्शन ई के अंदर भी 3 सवाल दे रहा हूं मैं, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, E2, E3, E4। एक्सरसाइज 2 के अंदर भी कुछ सवाल करेंगे अपन, पार्ट 1 में 579, पार्ट 2 में 367 एंड पार्ट 3 में 345। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टर्न पर और फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे।